भारतवर्ष के अगले प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेंगे और किसको बनना चाहिए, ये मैंने बहुत सारा विचार किया, बहुत तरफ से इसका विश्लेषण और विवेचना की। तो मुझे ऐसा लगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि देश को मलहम लगा सके, देश को प्यार दे सके, देश को एकता का संदेश दे सके। ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो किसी धर्म या जाति की तरफदारी न करे। देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गरीब और मध्यम वर्ग की भावनाओं का ध्यान रखे और गरीब से गरीब आदमी के साथ चल सके, उसके हाथ पकड़ के चल सके, जो महिलाओं का सम्मान करे, जो बेटियों के सम्मान के लिए लड़े, जो बुजुर्गों का सम्मान करे और जो गरीब अमीर का भेद न करते हुए सबको अपने साथ कदम ताल कराए और उनके साथ कदम ताल करे। देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो धार्मिक विद्वेष को न बढ़ाए। देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो किसी को कपड़ों से देखकर पहचान जाए, क्योंकि कपड़े डिसेप्टिव होते हैं। कपड़े तो सब बदलते हैं, हम लोग भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और सब लोग पहनते हैं। जो देश के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार समझे, जो हमसे हमारी धर्म और हमारी जाति और हमारी पूजा पद्धति और हमारी वेशभूषा के आधार पर हमसे विभेद न करे, हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जिसकी डिग्री असली हो और वास्तविकता में पढ़ा लिखा हो। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए हमें जो हलफनामे गलत दे, जो भी सूचना दे, क्योंकि देखिए विश्वसनीयता का प्रश्न होता है। अगर आप अपने बारे में ऐसी सूचना गलत देते हैं जिसको गलत देने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे अगर मुझे नौकरी पाने के लिए इंजीनियरिंग की आवश्यकता है और मैं कहूं कि मैंने फेक इंजीनियरिंग डिग्री ली, तब तो चलिए एक पाप है। लेकिन अगर मैं कल चुनाव लड़ूं जहां पे योग्यता इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है और वहां भी मैं क्लेम करूं कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास है, तो ये डबल पाप है। एक तो मैंने झूठा हलफनामा देके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, अपनी डिग्री से उनको प्रभावित करने का प्रयास किया, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया और अपने समर्थकों को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसलिए जहां आवश्यकता न हो वहां फर्जी डिग्री दिखाना डबल पाप है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो कि देश की जनता को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दे, किसी विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास न करे। जैसे उदाहरण स्वरूप भारतवर्ष में पिछड़ों की संख्या करीब 52% है, SC/ST की संख्या करीब 26% है, 12-13% मुसलमानों की संख्या है, 12-13% सवर्णों की संख्या है। तो चाहे वो प्रशासनीय वर्ग हो, चाहे वो न्यायिक वर्ग हो, चाहे वो जर्नलिज्म का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो पिछड़े हैं और दलित हैं, SC/ST के लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिले, जिससे हमारा समाज मजबूत हो, देश मजबूत हो। और जिन लोगों ने बहुत वर्षों तक अन्याय अत्याचार सहा है, उनको सहभागिता मिले, देश की प्रणाली में उनका योगदान हो, क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी किसी में नहीं है। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई निम्नता। प्रतिष्ठा जो प्रतिभा है वो गांव गांव में है, हर वर्ग में है, हर धर्म में है, हर जाति में है। केवल समान अवसर मिलने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा भी प्रधानमंत्री चाहिए 2024 में, जो होगा, मुझे लगता है होगा, जो कहे वो करे। He should walk the talk।
अगर अपने चुनाव घोषणा पत्र में वो कुछ भी कहे कि मैं 15 लाख दूंगा, कहे कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, अगर वो कहे कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा और 5 साल बाद कहे कि वो जुमला था, तो मैं ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करूंगा। मैं ऐसे व्यक्ति को पसंद करूंगा कि जैसे कर्नाटका में अगर वो 5 वादे करते हैं और कैबिनेट की पहली मीटिंग में वो 5 वादे पूरे हो जाते हैं, महिलाओं को 2000 रुपये, घर की सबसे बड़ी महिला को 2000 रुपये मिलें, जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं उनको 2500 रुपये मिलें और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 1500 रुपये मिलें, तो कम से कम हर परिवार को कम से कम भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उसे खाने को मिलेगा, वो चीज़ें खरीदेगा। क्योंकि गरीब आदमी और मध्यम वर्ग ही चीज़ें खरीदता है। जो बहुत अमीर वर्ग होता है वो पूर्ति का साधन नहीं होता, वो मांग का साधन नहीं होता, वो डिमांड क्रिएट नहीं करता, वो सप्लाई क्रिएट करता है। जो डिमांड क्रिएट करता है, जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, वो निम्न आय वर्ग करता है, निम्न मध्यम वर्ग करता है और मध्यम वर्ग करता है। तो जिसको भी नौकरी नहीं मिली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार का कर्तव्य है, जो हम 75 साल में हमारी सरकार नहीं कर पाई, कि हर व्यक्ति को नौकरी दे, हर खेत को पानी दे, सबको खाना दे। अगर ये नहीं कर पाए तो इसमें वो दोषी नहीं है जिन्हें नौकरी नहीं मिली, बल्कि वो शासन तंत्र दोषी है जो नौकरी नहीं दे पाया, जो खेतों में पानी नहीं दे पाया, हर हाथ को काम नहीं दे पाया, किसानों का एमएसपी नहीं दे पाया। क्योंकि दोष सरकार का है, शासन तंत्र का है, इसलिए शासन तंत्र का ये कर्तव्य है कि उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ले, जिससे ये बच्चे, उनके माता पिता अवसादग्रस्त ना हो, कम से कम उनका पेट भरा रहे। तो देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है कि 142 करोड़ देश के लोग जो हैं उनको 2 जून की रोटी मिले, वो भूखे न सोएं। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन ना हो, बहुत ज़्यादा धन ना हो, फिल्दी रिच ना हो, बोरों में पैसा रखने की आवश्यकता ना हो, और हर व्यक्ति को खाना मिले, लोग झुग्गी झोपड़ी में न रहें, उनको मकान मिले, पीने का पानी मिले, चिकित्सा व्यवस्था मिले। तो निजीकरण भी जो चिकित्सा व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का हो रहा है, ये भी हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि इससे अगर निजीकरण होता है तो एक तो रिजर्वेशन खत्म होता है, निजीकरण होता है तो जो गरीब वर्ग है वो अफोर्ड नहीं कर पाता एजुकेशन को और मेडिकल सर्विसेज को। तो उसकी वजह से जो मेडिकल सर्विसेज हैं या जो एजुकेशन है वो कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो जाती है। देश की 80% जनसंख्या न तो अपने बच्चों को पढ़ा पाती है, न उनके चिकित्सा स्तर को उठा पाती है, जो अन्याय है, एक लोकतांत्रिक देश में गलत है। जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वेस्ट में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कि हर आदमी को कम से कम वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देते हैं, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी भूखा नहीं मरता, वो हमारे देश का भी कर्तव्य है। तो ऐसा ना हो कि बहुत अमीर लोग हों, दुनिया के दूसरे तीसरे श्रेणी के हो जाएं, और बाकी लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएं और 4-5 किलो चावल और गेहूं के लिए लाइन लगाएं। ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए शोभनीय बात नहीं। तो हमें देश का ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे, गरीबों को सुविधाएं दे, गरीबों को आर्थिक मदद करे, और अमीरों से पैसा टैक्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से खींचे, जिससे एक सामाजिक व्यवस्था कायम हो, अमीर और गरीब के बीच का भेद कम हो, और हम ये गर्व से कह सकें कि हम एक ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं जिसमें हमारे किसी भी भारतवासी की आंखों में आंसू नहीं। हमें ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो धर्म का विद्वेष तो है ही, जो भाषा का विद्वेष भी ना करे, जो रंग भेद भी ना करे, जो पूरे देश में जिसका रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, उसका रिप्रेजेंटेशन हर जगह हो। उसे ऐसा ना माना जाए कि नॉर्थ का थोपा हुआ आदमी है या साउथ का थोपा हुआ आदमी है। और जो
युवाओं के साथ बैठ के चाय पी सके, खाना खा सके, जो झुग्गी झोपड़ी में जाके उनके साथ बात कर सके, जो किसी गरीब से गरीब आदमी से गले मिल सके बिना किसी विद्वेष के, किसी भेदभाव के। तो मुझे लगता है कि देश के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो ऐसे गुणों से संपन्न हो। और जब मैं चारों तरफ देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें ऐसे गुण हैं, जो गरीबों के साथ चल सकता है, जो गरीबों से भेद नहीं करता, जो धर्म जाति पे भेद नहीं करता, जो जनता के साथ कदम ताल करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्तित्व तो आज की तारीख में राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं। जो पूरे देश में जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, जो ऑक्सफोर्ड का एमफिल है, पढ़ा लिखा है, जिसके परिवार का एक त्याग का इतिहास है, और जो मलहम लगा सकता है देश को। तो इसलिए मैं ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचा कि ऐसा व्यक्ति जो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट को बांध सके, जो सब धर्म और जातियों को बांध सके, जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए, देश की अखंडता, एकता को कायम कर सके, जो भेद धर्म और जाति के आधार, वर्ण के आधार पे न करे, जो पिछड़ों और दलितों को ये संदेश दे कि वो उसकी केयर करते हैं। जैसे आप कर्नाटका के इलेक्शन देखिए, वहाँ पे जो चुनाव आए हैं, पहले ही दिन ये डिक्लेयर हो गया कि सारे जो 5 वादे किए थे वो पूरे हो गए, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया। दूसरा, उनका कैबिनेट फॉर्मेशन देखिए आप, 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 3 शेड्यूल कास्ट हैं, 1 शेड्यूल ट्राइब है, 1 रेड्डी है, 1 वोकलिंगा है। इसका मतलब ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, क्योंकि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, सवर्ण, सबको एक समान समझना और उनको उतना ही प्रतिनिधित्व देना जितना समाज में उनकी जनसंख्या है, ये मेरे ख्याल से देश की एकता, अखंडता और शक्तिशाली देश बनने के मार्ग पर एक अच्छा कदम होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में सारी योग्यताएं हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री उन जैसा हो, जो देश को मलहम लगाए, जो विदेश जाए तो देश की प्रतिष्ठा बढ़े, जो लोगों के साथ कदम ताल कर सके, पैदल चल सके, बात कर सके, लोग उसके साथ निसंकोच जा सकें। ऐसा व्यक्ति देश की अगर बागडोर संभालेगा तो देश एक सशक्त राष्ट्र बनेगा और भारतवर्ष एक सशक्त राष्ट्र बनेगा।